10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. चलो भाई, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें देख ली थी। अब तक जो हम लोगों ने देखा है दैट इज़ योर सेक्शन 28 चार्जिंग सेक्शन ऑफ पीजीबीपी, सेक्शन 29 हाउ टू कंप्यूट पीजीबीपी 30 to 43D तक के प्रोविजंस को आपको फॉलो करना है, हाँ या ना। सेक्शन 30 की बात हम लोगों ने की थी, बिल्डिंग पर किए गए रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर। 31 प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर एंड पिक्चर पर किए गए रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर। सेक्शन 32 हम लोगों ने बात की थी डेप्रिसिएशन की, और सेक्शन 32(1)(2) बात की थी हम लोगों ने एडिशनल डेप्रिसिएशन की। कल एक बच्चे का हमारे पास कॉल आया था, उसने हमसे एक क्वेरी की, तो उसको हम मैसेज दे देते हैं क्या क्वेरी की और क्या सॉल्यूशन था। हम बता चुके हैं, लेकिन उसने क्वेश्चन पूछा। उसने कहा सर एडिशनल डेप्रिसिएशन जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं देन दैट द रेट ऑफ एडिशनल डेप्रिसिएशन यानी एनहांस्ड डेप्रिसिएशन इज़ 20%। क्लियर? ये मैं बता चुका हूँ, फिर से मैं एक तरह से रिपीट करवा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ थी। तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज़ 20%। मैंने कहा बिल्कुल सही। उसने कहा सर अगर 180 दिन से अगर एसेट कम यूज़ हुई हो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इन विच द एसेट वॉज पुट टू यूज़, एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज़, तो क्या हम उस पर 20% लेंगे या 10%? मैंने कहा 10%। ये भी हम बता चुके हैं। उसने कहा सर जो बाकी 10% बचा, इज द एसएससी इज एलिजिबल टू कैरी फॉरवर्ड इट फॉर द नेक्स्ट ईयर? ऐसा तो कहीं कुछ लिखा ही नहीं, तो हम लोगों ने उसको पढ़ा भी नहीं। मैंने कहा ना, आप उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते नेक्स्ट 10% को, वो वन टाइम होता है, एक ही साल के लिए अवेलेबल होता है। क्लियर है? पक्की बात है ना। सेक्शन 32AC हम लोगों ने कहा था ये नया सेक्शन है जो पिछले साल आया था, जो लास्ट ईयर आया था। सेक्शन 32AC क्या था इस सेक्शन में, बता सकते हो? इस सेक्शन की हेडिंग क्या थी? इन्वेस्टमेंट इन न्यू प्लांट एंड मशीनरी। रेट कितना था? रेट कितना था? 15%। रेट कितना था? और इस सेक्शन को हम लोगों ने दो पार्ट में बांटा था, 32AC(1) और 32AC(1)(a। याद आया? क्लियर है? सेक्शन 33AB टी कॉफी एंड रबर डेवलपमेंट रिजर्व। सेक्शन 33ABA साइट रेस्टोरेशन फंड। सेक्शन 35 साइंटिफिक रिसर्च। सेक्शन 35DD दो कंपनियों का एमलगमेशन और डीमर्जर के समय जो एक्सपेंडिचर होता है 5 बराबर सालों में। सेक्शन 35DDA VRS कंपनसेशन पर किया गया खर्चा। सेक्शन 35ABB टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस को ऑपरेट करने से रिलेटेड एक्सपेंडिचर। सेक्शन 35AD इन्वेस्टमेंट लिंक्ड स्कीम। हाँ है ना, स्पेसिफाइड बिजनेस में जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वहाँ पर मिलने वाले कैपिटल नेचर, किए जाने वाले कैपिटल नेचर का हमको डिडक्शन मिलता है। लैंड को छोड़कर, गुडविल को छोड़कर, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को छोड़कर। सेक्शन 36 आज हम इसकी बात करेंगे, और सेक्शन 35D, इन दो सेक्शंस को आज हम लोग क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। सेक्शन 37 ऑलरेडी हो चुका है, रेजिडुअरी सेक्शन। क्यों भाई? हम लोग का जो मेन एरिया है ना, इस चैप्टर का जो जिस्ट है वो आज कंप्लीट होने वाला है। इसके बाद हम लोग मिसलेनियस चीज़ें पढ़ेंगे, सेक्शन 40, सेक्शन 44, सेक्शन 43, इस तरह के सेक्शन हम लोग। 43 तो ऑलरेडी एक देख चुके हैं, 43(1). ये दो सेक्शंस देखते हैं आज। सबसे पहले सेक्शन 35D। क्या है ये सेक्शन 35D?
सेक्शन 35D बताता है अमोर्टाइजेशन, यानी डिडक्शंस की बात बताता है। अमोर्टाइजेशन ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर किसकी बात बताता है? अमोर्टाइजेशन ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर। अमोर्टाइजेशन ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर। सर एक बात बताइए ना, क्या क्या बताएं? एक बात बताइए, वो ये कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर। आखिर हम प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर बोलेंगे किसको? आखिर हम प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर बोलेंगे किसको? हिंदी में तो इसको सर हम लोग कहते हैं प्रारंभिक व्यय, प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? हाँ, कोई बताएगा हमको? कई जगह तुम लोगों ने, चाहे फर्स्ट ग्रुप हो, चाहे सीपीटी हो, या कोई दूसरा लेवल हो, वहां पर तुम लोगों ने प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर का नाम सुना, लेकिन कभी उसके डीप में जाने की कोशिश नहीं की कि विच टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर्स फॉल्स अंडर दिस कैटेगरी। कौन बताएगा? हाँ बोलो। एक पहले तो ये क्लियर करो, प्रारंभिक व्यय या प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर्स आर एप्लीकेबल or are to be incurred only by new units or already existing units or by both? दोनों में हो सकता है, देखो ना। हाँ है न्यू कुछ तो बताओ, कैसे दोनों में होगा? जरा हमको भी आप डिटेलिंग करें। कैसे एक्सपेंसेस कर लेंगे, हमको वही तो बताएंगे ना। दैट इज नॉट योर प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर ना। और वो आपका डेफर्ड रेवेन्यू होता है, फिलहाल उसका कोई कंसेप्ट नहीं है हमारे इनकम टैक्स में। और तालियां बजाओ इस बच्चे के लिए। सही है, अब सही है, बस ऐसे ही ताली बजाओगे तुम लोग। सुनो, एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूनिट्स में भी प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर इनकर्ड किया जा सकता है। एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूनिट्स में, न्यू यूनिट्स में तो मालूम है सबको कि हम लोग प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर इनकर करते हैं, लेकिन प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर केवल न्यू यूनिट्स में नहीं होता बल्कि एग्जिस्टिंग यूनिट्स में भी इनकर्ड होता है। न्यू यूनिट्स और एग्जिस्टिंग यूनिट्स। एग्जिस्टिंग यूनिट्स का मतलब है मैं एक एरिया में काम करता हूं, मैं अब दूसरे एरिया में जाना चाहता हूं काम करने के लिए। मेरा एक प्रोडक्ट का बिजनेस है, मैं उसका सपोर्टिंग दूसरे प्रोडक्ट का बिजनेस एक्सपेंड करना चाहता हूं, नहीं कर सकता? लगेगा, बिल्कुल लगेगा प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर। न्यू यूनिट्स और एग्जिस्टिंग यूनिट्स दोनों केसेस में हमारा प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर लगता है। सर वो कुछ एग्जाम्पल्स तो बताइए प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर्स के, कुछ एक। अच्छा, कौन बता सकता है? कुछ एक एग्जाम्पल्स सोचो और बताओ। हाँ बोलो। लाइसेंस फीस गलत जवाब। और कौन सा बताओ ना। कह रहा है आपने दूसरी जगह इंस्टीट्यूट खोली तो वहां पर आपको प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर बियर करना पड़ेगा, बताइए। फर्नीचर, दैट इज नॉट योर प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर, दैट इज योर एसेट। हाँ, कागज संबंधी कौन से पेपर? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, बिल्कुल सही जवाब है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। चलो और बताओ। कौन सा? रजिस्ट्रार फीस, बिल्कुल सही है। कंपनी को इनकॉर्पोरेशन की फीस जो होती है आरओसी को जमा करनी पड़ती है, वो फीस। और बोलो। सॉरी, फर्स्ट मीटिंग फीस, एक्सपेंसेस। चलो बहुत बढ़िया, और बोलो।
अरे भाई क्यों नहीं बोलते तुम लोग, ढेर सारे। अब मैं बोलूं? चलो पहले स्टार्ट करते हैं। कंपनी को इनकॉर्पोरेट करवाने के लिए जितने आप खर्च करेंगे, चाहे वो आरओसी की फीस हो, अब उसके बाद लीगल एक्सपेंसेस भी करते हैं, लॉयर्स को देते हैं, सीए साहब के पास जाते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट की फीस जो होती है, साथ ही साथ जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाते हैं उसकी फीस, फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो बनवाते हैं उसकी फीस। बिजनेस स्टार्ट करने के पहले कई कंपनी अपना सर्वे करती हैं, क्या ये बिजनेस हमारे लिए वाइबल होगा या नहीं, पहले तो हम लोगों के मुंह से सुन लें, उसको हम कहते हैं सर्वे एक्सपेंसेस, वो भी हमारा प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर होता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और प्रोस्पेक्टस को बनवाने और प्रिंट करवाने और डिस्ट्रीब्यूट करवाने से रिलेटेड जितने खर्चे होते हैं, ये भी हमारा कौन सा एक्सपेंसेस है? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। शेयर इश्यू एक्सपेंसेस कौन सा एक्सपेंसेस होता है? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। रिडम्पशन की बात कहां आ रही है? यहां कंपनी बनाने की बात आ रही है, कंपनी बर्बाद करने की बात कर रहा है। हाँ और बोलो कुछ और। ये हमारे एक्सपेंसेस हैं जो हमारे कहलाते हैं। अच्छा फिजिबिलिटी रिपोर्ट मैंने बता दी, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ये सब हमारे क्या है? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। जब हम प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस बियर करते हैं, उसकी छूट कहां से मिलेगी? क्योंकि कंपनी तो अभी बनी नहीं है, कंपनी बनी है अभी अभी, उसकी छूट आप ले लोगे, तुरंत छूट ले लोगे, सारा छूट एक ही साल में ले लोगे। क्या ये जेन्युइन है? क्या ये खर्च केवल एक साल के लिए किए गए हैं या कई सालों के लिए किए गए हैं? कई सालों के लिए किए गए हैं, तो कहा गया कितने सालों में? 5 बराबर सालों में इसकी छूट मिलेगी। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस इनकर्ड 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, आपको 5 बराबर भागों में इसकी छूट मिलेगी जो डिडक्शन होगी। पक्की बात? यहां तो कोई डाउट? 5 बराबर सालों में जितनी मर्जी आए उतना खर्च करोगे क्या? नहीं, जितनी मर्जी आए उतना खर्च करोगे। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस की छूट मिलनी है तो जो मन में आया वो खर्च कर दोगे। घर पे चाय पी थी वो भी दिखा दो, वहां पर दोस्तों के साथ पार्टी की थी वो भी दिखा दो, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, मीटिंग की थी। कहा गया ना, आप जितना खर्च करोगे हम उसकी डिडक्शन दें, ये सही नहीं है। इसके लिए हम सीलिंग बनाएंगे। क्या बनाएंगे? मैक्सिमम लिमिट ऑफ डिडक्शन। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, मैक्सिमम लिमिट ऑफ डिडक्शन। जितना आप बोल दो उतनी छूट मिले वो जरूरी नहीं है। मैक्सिमम लिमिट ऑफ डिडक्शन क्या है? ये मैक्सिमम लिमिट बोले, ये तो क्लियर हो गया कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर कोई न्यू यूनिट्स भी इनकर कर सकती है और कोई एग्जिस्टिंग यूनिट्स भी इनकर कर सकती है। ये भी क्लियर हो गया कि इसकी डिडक्शन 5 बराबर सालों में देंगे। क्या एग्जांपल्स हैं वो भी हम लोगों ने देख लिए। अब मैक्सिमम लिमिट की अगर बात करें डिडक्शन की, तो इसको 2 पार्ट में बांट दो। या तो ये नॉन कॉर्पोरेट एसएससी होगा, जरूरी नहीं कि कंपनी हो, और या तो ये कंपनी होगी, कॉर्पोरेट एसएससी बोलो ना। या कंपनी एसएससी। इस केस में कहा गया मैक्सिमम लिमिट आप कितना डिडक्शन ले सकते हो, दैट इज 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। बहुत बढ़िया। अगर आपका प्रोजेक्ट 1 करोड़ का है तो 5 लाख से ज्यादा आपको छूट नहीं मिलेगी। किससे ज्यादा छूट नहीं मिलेगी? अगर आपका प्रोजेक्ट 2 करोड़ का है तो आपको 10 लाख से ज्यादा की छूट नहीं मिलने वाली।
कंपनी एसएससी के बारे में कहा गया 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, विच एवर इज लोअर। क्यों? गलत बात, बस यहां पर आकर के रुक जाओ। यहां पे आकर विच एवर इज लोअर नहीं, यहां पर एक तो हमने एक्चुअल में खर्च किया, दूसरा आप लिमिट बता रहे हो। आप इन दोनों में से हमें एक ऑप्शन दे रहे हो चुनने का। मैंने चुन लिया, किसको चुनोगे? विच एवर इज बेनिफिशियल टू द एसएससी, विच एवर इज बेनिफिशियल टू द एसएससी। एसएससी का बेनिफिट किस में होगा? ज्यादा अमाउंट का डिडक्शन लेना या कम अमाउंट का डिडक्शन लेना? ज्यादा अमाउंट का डिडक्शन लेना। तो बट ऑब्वियस है विच एवर इज हायर। थोड़ा सा यहां पर कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, ये हायर है, विच एवर इज बेनिफिशियल टू द एसएससी, और बेनिफिशियल टू द एसएससी हमेशा हायर ही होगा, दैट्स इट। ये तो हमें मालूम है। ये क्लियर हुआ? थोड़ा और आगे बढ़े, इसमें नोट कर लें पहले। अब मैं कुछ लाइनें पढ़ता हूं, ढंग से आप लोग सुनेंगे। जो डाउट्स हैं पहले तो वो क्लियर कर लें। सबसे पहली बात, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड? सबसे पहला डाउट आया कि सर कैपिटल एम्प्लॉयड का मीनिंग बताइए, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का मीनिंग बताइए, ताकि हम लोग क्लियर हो सके कि हम किसकी बात कर रहे हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का मतलब है एसेट साइड, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है लायबिलिटी साइड। इतना क्लियर हुआ? कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का मतलब है एसेट साइड, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है लायबिलिटी साइड। दिमाग में ये चीज क्लियर हुई। आगे चलते हैं। क्या लिखा है? कैपिटल एम्प्लॉयड मीन्स, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है द एग्रीगेट, यानी इन सब चीजों को जोड़ो। इश्यूड शेयर कैपिटल मालूम है, इश्यूड शेयर कैपिटल मालूम है, डिबेंचर्स मालूम है, लॉन्ग टर्म लोन जो कम से कम 7 साल से अधिक के ड्यूरेशन के हों मालूम है। फिर से पढ़ता हूं, कैपिटल एम्प्लॉयड मीन्स द एग्रीगेट ऑफ इश्यूड शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स एंड लॉन्ग टर्म लोन्स नॉट लेस देन 7 years एज ऑन द लास्ट डे ऑफ रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, एज ऑन द लास्ट डे ऑफ रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। किस दिन का? किस दिन का कैपिटल एम्प्लॉयड? रेलिवेंट प्रीवियस ईयर के लास्ट दिन में जो पड़ा हो। फिर से क्लियर करते हैं। प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर एग्जिस्टिंग यूनिट भी इनकर कर सकती है और न्यू यूनिट्स भी इनकर कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ या ना? जितना भी इनकर करेंगे उसका डिडक्शन मिलेगा। कितना? कितने सालों में? 5 सालों में। सीलिंग बनाई गई है? हाँ बनाई गई है। नॉन कॉर्पोरेट एसएससी के केस में कहा गया 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, यानी एसेट साइड का 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट माना जाएगा। दूसरा, कंपनी एसएससी के लिए कहा गया 5% ऑफ एसेट साइड और 5% ऑफ लायबिलिटी साइड, यानी 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट या 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, विच एवर इज द बेनिफिशियल टू द एसएससी। ये भी क्लियर हो गया पक्का। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब बताया गया था एग्रीगेट ऑफ शेयर कैपिटल, डिबेंचर एंड लॉन्ग टर्म लोन जो कम से कम 7 साल के हो। इन तीनों को जोड़ लो। किस दिन का? 1 तारीख का, 10 तारीख का, 15 अप्रैल का, 25 अप्रैल का या 15 अगस्त का? किस दिन का? एज ऑन द लास्ट डे ऑफ
रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। सर तो रेलिवेंट प्रीवियस ईयर का मतलब बता दीजिए। अब ढंग से सुनना, हम किस साल की डिडक्शन देने जा रहे हैं? जिस साल हमारा ऐसा खर्च हुआ हो और मेरा बिजनेस स्टार्ट हुआ हो। बिजनेस स्टार्ट करने के पहले के किए गए खर्च प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर होते हैं, ये तो मालूम है। तो जिस साल बिजनेस स्टार्ट हुआ है वही हमारा रेलिवेंट प्रीवियस ईयर है। जो साल स्टार्ट हुआ है उसकी लास्ट डेट यानी रेलिवेंट प्रीवियस ईयर का लास्ट डेट। अगर मेरा बिजनेस 11/12 में स्टार्ट हुआ है तो 11/12 का लास्ट डेट क्या है? 31 मार्च 2012। अगर 13-14 में मेरा बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो एज ऑन द लास्ट डे ऑफ 13-14 relevant previous year, that is our relevant previous year, because for the purpose of computation of total amount of preliminary expenditure we have to depend upon that year। और उसी ईयर पर जितने प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर इनकर किए गए होंगे उस साल से डिडक्शन मिलनी स्टार्ट हुई होगी। हमको उस ईयर के लास्ट डेट में जो अमाउंट होगा इश्यूड शेयर कैपिटल डिबेंचर एंड लॉन्ग टर्म लोन्स का, उनको जोड़ लो, उसका 5% निकाल लो। रेलिवेंट प्रीवियस ईयर मीन्स द प्रीवियस ईयर in which business was commenced or extension of undertaking was completed or new unit commenced production। हो गया। बोलते क्यों नहीं? पक्की बात है। नहीं समझ में आया? एग्जाम्पल से क्लियर करें कि ऐसे ही क्लियर है? नहीं, एग्जाम्पल से क्लियर करें। हाँ, अगर मेरा बिजनेस 10 अगस्त 2012 को स्टार्ट हुआ, बताओ रेलिवेंट प्रीवियस ईयर क्या होगा? 31 मार्च 2013। दिक्कत क्या है? ये मेरा रेलिवेंट प्रीवियस ईयर का लास्ट डेट है, क्योंकि 12-13 में बिजनेस स्टार्ट हुआ है और 10 अगस्त 2012 तक हमारे क्या इनकर हुए होंगे? प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर। तो रेलिवेंट प्रीवियस ईयर का लास्ट डेट यही है। इस डेट में जितने भी लास्ट डेट में 31 मार्च 2013 को जो हमारे पास इश्यूड शेयर कैपिटल डिबेंचर और लॉन्ग टर्म लोन होगा उसका टोटल करके 5% निकाल लो, दैट इज योर मैक्सिमम लिमिट। हाँ है ना? ये कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब था, लायबिलिटी साइड। अब जरा एसेट साइड यानी किसकी बात करेंगे हम लोग? कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। चलो, यानी एसेट साइड कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट मींस द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट। अब छोड़ दो फिक्स्ड एसेट में क्या क्या आएगा, चाहे लैंड हो, चाहे बिल्डिंग हो, चाहे लीज होल्ड, प्लांट और मशीनरी हो, फर्नीचर हो, फिक्सचर हो, फिटिंग्स हो, रेलवे साइडिंग्स हो, in including expenditure on development छोड़ दो, which are shown in the books of the SSC as on the last day of the relevant previous year। बात खत्म। जितनी भी फिक्स एसेट आपको दिख रही हैं बैलेंस शीट में as on the last day of relevant previous year, the sum of those assets, that's it, only the sum of fixed assets। क्लियर है? बोलो ना। जिस तरह सम ऑफ लायबिलिटी लिया था इश्यूड शेयर कैपिटल डिवेंचर एंड लॉन्ग टर्म लोन का कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए, उसी तरह कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट के लिए केवल फिक्स एसेट्स का टोटल ले लो, करंट एसेट्स को छोड़ दो, मारो गोली। क्लियर है? हटा सकते हैं इसको, हटा दे। तैयार है? क्वेश्चन दे तो कर लोगे? सोच लो। हाँ जी, सॉल्यूशन दे हमको इसका।
10,000 बोलो। देखो एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड कितना है, ₹80,000 और 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कितना हो जाएगा, 50,000। तो मैक्सिमम डिडक्शन अंडर सेक्शन 35D ₹50,000। डिडक्शन इन प्रीवियस ईयर किस साल स्टार्ट हुआ है, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17 एंड कितना कितना 10,000। बस दिस इज योर आंसर। टफ था क्या, बोलो। नहीं समझ में आया? क्वेश्चन चेंज, क्वेश्चन नंबर 2। ये आपका क्वेश्चन है। आप हमें बताइए कंपनी को कितनी छूट मिलेगी। बोलो भाई। 80,000, 18,000। बोलो भाई। देखो इधर 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, तो 5% ऑफ 15 लाख, फाइव % ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, तो 5% ऑफ 20 लाख, बेनिफिशियल टू एसएससी, actual amount incurred, deduction available। एक बात बताओ, हम एसएससी को क्यों 1 लाख की छूट देंगे जब उसने एक्चुअल में खर्चा ही 90,000 किया है, जब उसने एक्चुअल में एक्सपेंडिचर ही 90,000 किया है, तो हम 1 लाख की छूट कैसे दे देंगे उसको भाई? क्यों दोगे उसको छूट?
अरे ज़्यादा क्यों दोगे डिडक्शन? हम अपने एक्चुअल एक्सपेंडिचर से ज़्यादा की डिडक्शन कैसे मांग सकते हैं? जितना आपने खर्च किया आप डिडक्शन ले लो ना चुपचाप। बेनिफिशियल आपके लिए ये है रूल के हिसाब से 5% का आप कंपैरिजन कर रहे हो, बट दैट 5% कैन नॉट बी इन एक्सेस ऑफ रुपीज, इन एक्सेस ऑफ योर एक्चुअल अमाउंट. It cannot be exceed that amount which you have actually incurred. You are very much eligible to get the deduction of that amount which you have actually incurred. You are eligible. Might be it can reduce but it cannot be exceed. पक्की बात है ना? ये reduce हो सकता है लेकिन exceed नहीं कर सकता. आप चीख कर खुद बोल रहे हो हमने 90,000 खर्च किया, 90,000 का, तो 1 लाख की छूट कैसे मिल जाएगी आपको? कैसे मिल जाएगी? Not in excess of actual amount. This is your answer. अब क्लियर हुआ? अब सेक्शन क्लियर हुआ? बोलो. क्लियर है? हटा सकते हैं. बोलते क्यों नहीं आप लोग? दिस सेक्शन इज ओवर नाउ. क्या बताया मैंने आपको इस सेक्शन में? सेक्शन 35D बेसिकली टेल्स अस अबाउट अमॉर्टाइजेशन ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर, कि जब कोई एग्जिस्टिंग यूनिट्स या न्यू यूनिट्स कोई प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर इनकर करती है, they can get the deduction of that, but not in only 1 year but equal installment in 5 years. That amount will be spread over the 5 years equally. Clear? Now what's the maximum ceiling of that? कहा गया आपको जो मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगी इससे ज़्यादा नहीं मिल सकती, इससे कम मिल सकती है बट इससे ज़्यादा नहीं मिल सकती. अगर कॉर्पोरेट एसएससी नहीं है यानी कंपनी एसएससी नहीं है, अदर देन कंपनी एसएससी के केस में 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट सिंपली, बट इन केस ऑफ कंपनी एसएससी 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड विच एवर इज बेनिफिशियल टू द एसएससी, देन द हायर अमाउंट वुड बी देयर. आया ना? बट इट कैन नॉट बी इन एक्सेस ऑफ द एक्चुअल अमाउंट. दैट्स इट. अब क्लियर हुआ? जो भी रिजल्टेंट फिगर आएगी दैट विल बी स्प्रेड ओवर इन 5 ईयर्स. जैसे यहाँ पर आया था 90,000, तो 90,000 को हम 5 बराबर सालों में बांट देंगे. कितना, कौन सा ईयर था जिस साल स्टार्ट किया था? 13-14. तो 13-14 में 18,000, 14-15 में 18,000, 15-16 में 18,000, 16-17 में 18,000, 17-18 में 18,000. दैट अमाउंट विल बी स्प्रेड ओवर इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स. क्लियर है? रेलिवेंट प्रीवियस ईयर का मतलब समझ में आया था, उसमें भी कोई डाउट नहीं है. हम लोग जो अब नया सेक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज योर सेक्शन 36. कौन सा सेक्शन? और ये सेक्शन ऐसा वैसा ना समझ लेना. इसमें इसकी हेडिंग जरा देखते हैं क्या है. अदर डिडक्शंस. इसमें 1-2 डिडक्शंस नहीं है, एक लिस्ट बनी हुई है डिडक्शंस की, अच्छी खासी लिस्ट बनी है और सबके साथ कुछ ना कुछ शर्तें जुड़ी हुई हैं. है तो बहुत सिंपल, लेकिन इसका इम्पैक्ट केवल इस सेक्शन तक ही नहीं है. जब हम लोग सेक्शन 43B की बात करेंगे वहाँ पर भी ये सेक्शन काम आएगा. ठीक है? क्या है ये सेक्शन? पहला, अब मैं लिस्ट बताते जा रहा हूँ डिडक्शंस की, तुम लोग दिमाग में सेट करते जाओगे, याद रहेंगी सारी लिस्ट, उम्मीद करते हैं. बोलो. पहला, अगर किसी एसएससी ने
अपने स्टॉक को लॉस से सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए इंश्योरेंस करवा रखा है तो उस इंश्योरेंस प्रीमियम का डिडक्शन सेक्शन 36 में मिलेगा। सिंपल। इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन लॉस ऑफ स्टॉक। किसकी बात की मैंने? इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन लॉस ऑफ स्टॉक। हमें किस चीज की डिडक्शन मिल रही है? इंश्योरेंस प्रीमियम की। हम अगर इंश्योरेंस प्रीमियम का खर्च करते हैं लॉस से बचने के लिए स्टॉक के, तो उस इंश्योरेंस प्रीमियम का डिडक्शन हमको सेक्शन 36 में मिलता है। कितनी सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत है क्या इसमें? अगर हम इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट करते हैं स्टॉक पे नहीं, लाइव स्टॉक पे, जिंदा जानवरों पर, सुन तो लो, अगर हम इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट करते हैं किस पर? लाइव स्टॉक पे, और ये लाइव स्टॉक यूज होते हैं कोऑपरेटिव फेडरल मिल्क सोसाइटी में। जैसे अमूल दूध वगैरह है, ये कोऑपरेटिव फेडरल मिल्क सोसाइटी है। ये काम कैसे करते हैं सोचो, एक इनके नाम से एक जानवर नहीं है, इन्होंने एक भी जानवर नहीं पाला हुआ है और हिंदुस्तान भर को दूध सप्लाई करते हैं। कहां से आता है? जितने भी गांव में आसपास के एरियाज में जितने भी किसान होते हैं या जिनके पास जानवर होते हैं, इनके साथ इनका एग्रीमेंट हो जाता है। उन किसानों को, उन ग्वालों को अपना मेंबर बना लेते हैं और उसके बाद उनसे ये तय कर लेते हैं कि आपके पास जितना दूध होगा आप सीधे यहां पर आकर पटकना, आप हमसे पैसा ले लेना, बात खत्म। नहीं समझे मेरी बात? उनको भी दिक्कत नहीं, जितना दूध निकला आकर के बेच दिया, रिकॉर्ड मेंटेन हो गया, आप अपना पेमेंट ले जाओ। जानवर मेरा नहीं, पाल पोस कोई और रहा है, फायदा कौन ले रहा है? कोऑपरेटिव फेडरल मिल्क सोसाइटी यानी कि अमूल दूध। बोलते क्यों नहीं भाई? हाँ या ना? तो ये रीजन है। अब अगर कोऑपरेटिव फेडरल मिल्क सोसाइटी ने ऐसे जानवरों का इंश्योरेंस प्रीमियम कराया तो है तो उन्हीं का खर्चा। क्यों? तो कोऑपरेटिव फेडरल मिल्क सोसाइटी इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय, कौन पे कर रहा है? पेड बाय, कौन पे कर रहा है? पेड बाय, कौन पे कर रहा है? बोलते क्यों नहीं तुम लोग? कोऑपरेटिव फेडरल मिल्क सोसाइटी, जिसके नाम से अपना एक भी जानवर नहीं है। चलो, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय फेडरल मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर इंश्योरेंस ऑन द लाइफ ऑफ द कैटल ओन्ड बाय ए मेंबर ऑफ प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी। बात खत्म। जो उसके मेंबर्स हैं, जो किसान हैं, जो ग्वाले हैं, उनके जानवरों का उसने क्या कर रखा है? इंश्योरेंस करवा रखा है। अब क्लियर हुआ? नहीं समझे? पॉइंट नंबर 3, इंश्योरेंस प्रीमियम स्टॉक का हो गया, इंश्योरेंस प्रीमियम जानवरों का हो गया, तो क्या इंश्योरेंस प्रीमियम इंसानों का नहीं होगा? और हमारे बिजनेस में कौन से इंसान यूज होते हैं? एम्प्लॉइज, है कि नहीं? अगर हम इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हैं ऑन हेल्थ ऑफ एम्प्लॉइज, ऑन हेल्थ ऑफ एम्प्लॉइज, और ये हम पे कर रहे हैं अदर देन कैश, कैश में आप पे नहीं कर सकते। कैश में अगर आप पेमेंट करोगे देन द डिडक्शन विल नॉट अवेलेबल टू यू, यू आर रिक्वायर्ड टू पे इट थ्रू चेक ओनली। आप केवल चेक से पेमेंट करोगे। किससे पेमेंट करोगे? चेक से पेमेंट करोगे। सेक्शन 36 की 3 डिडक्शन तो सर हम लोग को बड़ी अच्छी तरीके से तैयार हो गई, नहीं तैयार हो गई? इंश्योरेंस प्रीमियम स्टॉक का, इंश्योरेंस प्रीमियम जानवर का, और इंश्योरेंस प्रीमियम इंसान का। जानवर भी इंसान होते हैं, मालूम है? जानवर इंसान होते हैं? हैं? क्या बात कर रहे हो, है ना? दो अलग अलग वर्ड हैं, एक साथ हम लोगों ने जोड़ दिया, जानवर।
जो दूल्हा होता है वो वर होता है वो किसी की जान है तो वो जानवर हो गया हाँ भाई, और अगर वधू हो तो जान वधू लेकिन ऐसा कोई नाम नहीं है फिलहाल। समझ में नहीं आया? नहीं, जानवर वाला नहीं, ये वाला अरे आ गया समझ में, हम संधि विच्छेद थोड़ी करवा रहे हैं। ये समझ में आया? 3 बोल लो। अब जाहिर सी बात है, जाहिल सी बात नहीं है, जाहिर सी बात है कि इसका आप कैश में पेमेंट कर सकते हो, कर सकते हो। अब खुश? ये शर्त केवल किसके साथ है? थर्ड वाले के साथ। जो कंडीशन हम जिसके साथ अटैच कर रहे हैं इसका मतलब वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाकी सब इररिलेवेंट है। 3 तो सर समझ में आया, इंश्योरेंस प्रीमियम स्टॉक का, इंश्योरेंस प्रीमियम लाइव स्टॉक का, और इंश्योरेंस प्रीमियम हेल्थ ऑफ एम्प्लॉयज का अदर देन कैश। 4th, ढंग से सुनते जाना। अब अगर कोई कंपनी अपने एम्प्लॉयज को बोनस या कमीशन देती है तो उसकी भी तो डिडक्शन मिलनी चाहिए। क्या बोनस और कमीशन बिजनेस के इंटरेस्ट में नहीं होता? क्या बोनस नहीं चाहिए एम्प्लॉयज को? क्या कमीशन नहीं चाहिए एम्प्लॉयज को? अगर आप बोनस और कमीशन देते हैं तो किस सेक्शन में आप डिडक्शन लोगे? यानी किस सेक्शन में डिडक्शन लोगे? सेक्शन 36 में। लेकिन याद रखना, क्या करना? कभी अलविदा ना कहना। याद रखना, ये जो डिडक्शन मिलेगी सब्जेक्ट टू सेक्शन 43B। सर अब ये क्या लोचा है? आप बिना ये क्या है, छोड़ देते हैं ऐसे ही सर्किल बनाकर, ठीक है ना। सब्जेक्ट टू सेक्शन 43B थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे क्या होता है। देखो ना, एक सेक्शन जब हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 43B, उस समय मैं बोलूंगा, मैं अभी बताऊंगा लेकिन फिर उस समय बोलूंगा देखो हम लोगों ने सेक्शन पढ़ा था 36। हम लोग का ये सेक्शन अपने आप तैयार होते जा रहा है, उस समय हम लोग को मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर बोनस और कमीशन में सब्जेक्ट टू सेक्शन 43B का मतलब है कि अगर डिडक्शन मिल रही है 36 में लेकिन कंडीशन पूरी करेंगे आप 43B की तो ही डिडक्शन मिलेगी 36 में। यानी इन कंडीशंस को भी फुलफिल करना है। अगर ये कंडीशन फुलफिल होंगी तो इसकी डिडक्शन मिलेगी, और इसकी डिडक्शन जब भी मिलेगी सेक्शन 36 में मिलेगी। कंफ्यूज्ड? इन कंडीशंस को अगर हम पूरा करेंगे तो हमें डिडक्शन इसकी मिलेगी, और इसकी डिडक्शन जब भी मिलेगी वो सेक्शन 36 में मिलेगी। क्लियर? सर क्या कंडीशंस हैं? एक ही कंडीशन है और बड़ी ही छोटी सी कंडीशन है सेक्शन 43B की, कि दीज आर द एक्सपेंडिचर और कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ विच द डिडक्शन इज अवेलेबल ऑन दैट कंडीशन। ऑन विच कंडीशन? ऑन दैट कंडीशन। विच कंडीशन बोलो ना? ऑन द कंडीशन ऑफ एक्चुअल पेमेंट बेसिस। ऑन द कंडीशन ऑफ एक्चुअल पेमेंट बेसिस। इसने कहा अगर एक्चुअल में जेब से पैसा निकल चुका तो ही आपको छूट मिलेगी। पैसा कंपनी की जेब में ही है और आप कहते हो हमको बोनस देना है, तो बेटा हमको भी डिडक्शन देना है। जब आप पेमेंट कर दोगे तो हमसे आप डिडक्शन ले लोगे। अब क्लियर है? तो एक्चुअल पेमेंट बेसिस, जिस साल हम बोनस और कमीशन का एक्चुअल पेमेंट करेंगे ना, उस साल हमको डिडक्शन मिलेगी किस चीज की? और बोनस और कमीशन की जब भी डिडक्शन मिलेगी किस सेक्शन में मिलेगी? 36 में। यानी 36 अलाउ करता है डिडक्शन ऑफ बोनस और कमीशन, बट यस सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 43B, इट मींस ऑन एक्चुअल पेमेंट बेसिस। अब क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलो। नहीं है? 5th, employer's contribution in provident fund। आगे क्या लिखने? सब्जेक्ट टू सेक्शन 43B।
अब तो दिक्कत नहीं आ रही। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन इन अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड, आगे कंडीशन लिख दें, कौन सी? सब्जेक्ट टू सेक्शन 43B। पॉइंट नंबर 7, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन इन सुपर एन्युएशन फंड, आगे कंडीशन जोड़ देंगे, कौन सी? बोलो। सब्जेक्ट टू सेक्शन 43B। एट, तो जब भी हम प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी फंड और सुपर एन्युएशन फंड की बात करेंगे एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन की, तो इसके साथ एक सब्जेक्ट टू अटैच हो जाता है। क्या? सब्जेक्ट टू सेक्शन 43B। देखेंगे बैड डेट्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखन में छोटा न लगे, पूरा नाम वालो, घाव करे गौतम गंभीर। बैड डेट्स क्या है ये? डूबत ऋण, हिंदी तो हम लोग को आती है। बैड डेट्स, चलो मेरे पास 2 लाख रुपए के डेटर्स थे और मैंने प्रोविज़न बना लिया, प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स 10,000 रुपये, क्या इसकी छूट मिलेगी? बोलते क्यों नहीं? नहीं, नहीं समझे, फिर बोलो। तो ये एक्चुअल है या नहीं है? ये प्रोविज़न है। प्रोविज़न की छूट, प्रोविज़न की छूट सुनाई नहीं दिया। प्रोविज़न की छूट नारे लगा रहे हो तुम लोग। हाँ बोलो। प्रोविज़न की छूट इनकम टैक्स मना करता है। किसी भी प्रोविज़न को आप कर लीजिए, ऐसे अगर प्रोविज़न्स की छूट देने पर आ जाए इनकम टैक्स, आमादा हो जाए, तो आप इतने तेज हो कि आप कई प्रोविज़न्स बना लोगे और गवर्नमेंट को क्या दिखाओगे? बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, अच्छा हाँ, बेस्ट ऑफ लक ही दिखाओगे कि बेटा आप मांग कर दिखा टैक्स। हम तो वो प्रोविज़न बनाएंगे जो कभी सोचा भी ना था और लोग प्रोविज़न बनाएंगे। गवर्नमेंट ने कहा, इनकम टैक्स ने कहा, हम कभी प्रोविज़न बेसिस पर आपको डिडक्शन नहीं देंगे। पहले तो दिमाग से निकाल लो, केवल एक ही प्रोविज़न की डिडक्शन मिलेगी। ओहो, केवल एक ही प्रोविज़न की डिडक्शन मिलेगी। ओहो, कौन से प्रोविज़न की? ओहो नहीं, कौन से प्रोविज़न की? बोलो भाई, कर लो बेटा मजाक। मेरा मजाक उड़ा रहे हो? अरे पतंग उड़ाओ, कुछ और उड़ाओ, मजाक क्यों उड़ा रहे हो? बेटा देखो, एग्जाम की बात हो रही है तो तुम लोग को फूंक कर क्या करना है? कदम नहीं, लिखना है, पढ़ना है। तुम क्यों कदम रखोगे? अरे नीचे जमीन में आग थोड़ी लगी हुई है, फूंकोगे फिर आगे चलोगे। इधर बताओ, बोलो। बैड डेट्स क्या डिडक्शन मिलेगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये प्रोविज़न है, केवल एक ही प्रोविज़न की डिडक्शन मिलेगी। वो है प्रोविज़न फॉर ग्रेच्युटी। सुन लो, मैंने प्रोविज़न फॉर ग्रेच्युटी बोला, इट डजंट मीन दैट एक्चुअल प्रोविज़न वी आर टॉकिंग अबाउट, जिसको हम जानते हैं वो वाला प्रोविज़न नहीं। द प्रोविज़न which has become due to pay
कोई बंदा रिटायर कर रहा है, अब मुझे उसको ग्रेचुटी का पेमेंट देना है या नहीं देना है? देना है नहीं देना है? हाँ, अंतर यह है कि इस साल रिटायर किया लेकिन देना हमको अगले सीजन में है, मतलब अगले साल देना है, तो हम उसका प्रोविजन बना लेते हैं, प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी। उस प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी जो पेबल हो चुकी है उसकी आपको डिडक्शन मिलेगी, न कि उस प्रोविजन की जो अभी हमें प्रोविजन करना है। नॉट एट ऑल। हमें केवल उस प्रोविजन, यहाँ जब भी हम लोग पढ़ेंगे, जब स्टडी मैट या बुक्स पढ़ेंगे, तो वहाँ पर प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी लिखा रहता है। बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि एक तरफ तो इनकम टैक्स कहता है कि किसी प्रोविजन की हम आपको छूट नहीं देंगे, दूसरी तरफ कहता है प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी की छूट देंगे। ये वो प्रोविजन नहीं है जो तुम लोग समझ रहे हो, ये वो प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी है जो पेबल हो चुका है लेकिन पेमेंट गया नहीं है, मीन्स आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है, हम उसकी बात कर रहे हैं, उसकी छूट आपको मिल जाएगी। अब क्लियर है? बैड डेट्स, क्या इसकी छूट मिल जाएगी? अब बोलो, क्या इसकी छूट मिल जाएगी? हमने 2 लाख रुपए के डेटर्स दिखाए हैं, कितने के? क्या 60,000 रुपए बैड डेट्स अलाउ कर लोगे तुम लोग? क्या 60,000 रुपए के बैड डेट्स अलाउ कर लोगे? हाँ या ना? अरे कर सकते हो। 1,60,000 के बैड डेट्स अलाउ कर लोगे तुम लोग? हमारी सेल हुई है 20 लाख की, 16 लाख का बैड डेट्स अलाउ कर लोगे तुम लोग? नहीं कर सकते हो? करे हाँ। थोड़ा और बढ़ते हैं, जब इतने पर हिम्मत दिखाए हो तो थोड़ी और हिम्मत दिखाओ। 20 लाख का बैड डेट्स दिखा सकते हो? कितनी अजीबो अमीर बात है, 20 लाख का डिडक्शन ले रहे हो। क्या तुम में हिम्मत है 22 लाख की छूट लेने का? अब हिम्मत टूट गई है कि नहीं? लेकिन हम कहते हैं हिम्मत ना तोड़ो, अभी भी बरकरार रखो, छूट मिल सकती है। हो सकता है डेटर्स पिछले साल के हो, वो इस साल बैड हुए हो। ये किसने कहा कि इसी साल की सेल या इसी साल का डेटर होना चाहिए तो ही आपको छूट मिलेगी? पिछले 4 साल से कई लोगों से पैसा नहीं मिल रहा था, इस साल बैड हो गया। बोलते क्यों नहीं? बस एक्चुअल में बैड डेट्स होना चाहिए, रिकवरी की चांसेस ना हो, ये कौन महसूस करेगा? बिजनेसमैन या इनकम टैक्स ऑफिसर? जितना बिजनेसमैन चाहेगा उतना छूट मिल जाएगा। इनकम टैक्स ऑफिसर को हम लोग ये दिखाएंगे और कहेंगे बेटा हमको तो लग रहा है कि पूरा का पूरा बैड डेट्स है। वो इस पर पॉइंट आउट नहीं कर सकता, इनकम टैक्स ऑफिसर इस पर पॉइंट आउट नहीं कर सकता। आपकी इनकम, आपका लॉस, आप जानो। बोलते क्यों नहीं? लॉस किसका होगा? मेरा। इनकम किसकी होगी? मेरी। इन केस फ्यूचर में जब रिकवरी होगी तो हम सीधे सीधे टैक्स लगा देंगे ना। रिकवरी होगी तो लगा देंगे। इस समय मुझे लग रहा है डूब गया तो लॉस मान लो तो डिडक्शन मिल जाएगी। डिडक्शन किस सेक्शन में मिलेगी? 36 पे मिलेगी, बात खत्म। लेकिन ये बैड डेट्स का लॉस होना चाहिए। किसका लॉस होना चाहिए? बैड डेट्स एक्चुअल। कभी ना कभी वो इनकम हमारे इनकम में आई हुई हो तो ही उसकी डिडक्शन मिलेगी। सेल कभी ना कभी आई थी मेरी इनकम में तो ही तो हम डिडक्शन ले रहे हैं। पक्की बात है ना? हटाएं इसको। क्लियर हुआ कंसेप्ट? चलो, मैंने इसको 1 लाख रुपए दिए थे एडवांस कि मुझे तुम माल बेचना का, माल बेचना। ये 1 लाख ले गया तो उसके बाद इसने कभी दर्शन नहीं दिए, मुड़कर इसने नहीं देखा। बताओ छूट मिलेगी या नहीं? अब तो कोई डाउट नहीं है
कितने गलत जवाब देते हो तुम लोग। क्यों छूट मिलेगी भाई, क्यों छूट मिलेगी? ये बैड डेट्स है। नहीं नहीं, कई दिन से आया नहीं, तुम टाइम फ्रेम लिख करके दिए हो। अरे पहले ये तो बताओ, कि ये डेटर था भी या नहीं, कभी ये सेल था या नहीं? नहीं, इससे तो हमें माल परचेस करना था, और बैड डेट्स तो हमेशा डेटर्स और सेल्स पर होता है। पहली चीज। दूसरी चीज, जब मैंने इसको पैसा दिया था तो एंट्री मैंने की थी एडवांस फॉर गुड्स, यहां सप्लाई अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। बताओ इसमें तुम्हें कौन सी चीज दिख रही है जो पीएल में कभी ना कभी क्रेडिट हुई थी, जिसका तुम डिडक्शन आज लेना चाह रहे हो? ये डिडक्शन तब मिलेगी जब कभी ना कभी कोई चीज वो इनकम में आई हो। कौन सा अमाउंट तुम्हारा इनकम साइड में गया था? नहीं, कुछ गया हो तो बता दो। मैंने अब भी बताया कि बैड डेट्स की डिडक्शन मिलती है, मेरी ही इनकम है तो मैं लॉस के लिए क्लेम कर रहा हूं। दिक्कत क्या है? मैंने इनकम क्लेम की थी तो आपने टैक्स लगाया था, आज हम लॉस के लिए क्लेम कर रहे हैं तो टैक्स ना लगाओ, सीधी सी बात है। लेकिन कभी तो मैंने इसको इनकम माना ही नहीं ना, इनकम साइड तो कभी आया ही नहीं। बोलते क्यों नहीं? अच्छा सर, लॉस तो है, क्या है? लॉस तो है, और अगर ये लॉस है तो क्या बैड डेट्स की तरह छूट मिलेगी ना, क्योंकि कभी इनकम था ही नहीं। तो यहां पर तो छूट लेने की बात मत करना। कहीं तो छूट मिलेगी नहीं, क्योंकि ये कैपिटल नेचर का लॉस है, और कैपिटल लॉस का कोई टैक्स ट्रीटमेंट नहीं होता है। ये कैपिटल नेचर का लॉस है, और कैपिटल लॉस का कोई टैक्स ट्रीटमेंट नहीं होता है। कैपिटल नेचर की रिसीट, कैपिटल रिसीट और कैपिटल लॉस दोनों का कोई टैक्स ट्रीटमेंट नहीं होता इनकम टैक्स में। मैं फिर बोलता हूं, कैपिटल रिसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं, कैपिटल लॉस की बात कर रहा हूं। कैपिटल नेचर का रिसीट नहीं, मैं कैपिटल रिसीट की बात कर रहा हूं। कैपिटल रिसीट और कैपिटल लॉस दोनों का कोई टैक्स ट्रीटमेंट नहीं होता है। एक लाइन की बात समझो, नहीं समझ में आई बात? दिस इज योर लॉस ऑफ कैपिटल and it has no any tax treatment under the income tax act. क्लियर है? चल सकते हैं आगे? चलें? इंश्योरेंस प्रीमियम स्टॉक का, इंश्योरेंस प्रीमियम जानवरों का, इंश्योरेंस प्रीमियम इंसानों का। बोनस या कमीशन एम्प्लॉयज को सब्जेक्ट टू सेक्शन 43B, अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड, ग्रेचुटी फंड अप्रूव्ड और प्रोविडेंट फंड अप्रूव्ड, बट सब्जेक्ट टू सेक्शन 43B। बैड डेट्स, अभी तक हम लोगों ने केवल इतना देखा। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड्स, इसको हम शॉर्ट में ZCB भी बोलते हैं। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड्स। जब हम जीरो कूपन बॉन्ड्स की बात करते हैं तो तुरंत दिमाग में एक और बॉन्ड का ख्याल आता है। दो तरह के बॉन्ड होंगे, जीरो कूपन बॉन्ड एंड डीप डिस्काउंट बॉन्ड। तुरंत दिमाग में ख्याल आता है और कंफ्यूजन अराइज होता है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू। जीरो कूपन बॉन्ड्स और डीप डिस्काउंट बॉन्ड दोनों में फर्क क्या है, पहले तो ये बता दो। जाते जाते ये तो बता जा, इन दोनों में फर्क है क्या? बताओ। क्यों नहीं
मालूम तुम लोग को घर पे कभी, इसका मतलब तुम लोग कोई मैगजीन या कोई पढ़ाई वगैरह अलग से नहीं करते, केवल मतलब यहाँ तो किताब पढ़ोगे या तो कॉमिक्स पढ़ोगे, चाचा चौधरी और साबू हाँ, मोटू पतलू, हाँ, पिंकी है, नागराज की कॉमिक्स पढ़ते हो। एक ज़माना था जब हम लोग कॉमिक्स पढ़ते थे, आज बच्चों के हाथ में कॉमिक्स नहीं दिखती, आज केवल गेम दिखता है, वीडियो गेम। छोटा बच्चा 5 साल का कहता है टैब मुझे खरीद दो पापा, टैब खरीद दो है, साल भर वाला बच्चा बोलता है। जितना बड़ा होगा नहीं उतना बड़ा टैब है, वो उसी में ही घुस करके खेलेगा कार वगैरह देखो इधर, जीरो कूपन बॉन्ड्स, थोड़ी मैगजीन्स वगैरह लेने की अब आदत डालो, इन्वेस्टर हुआ, मनी हुआ, ये सब बुक्स लो, बिजनेस वर्ल्ड हुआ, पढ़ोगे कब है? फर्क क्या है दोनों में? %10 बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड, वो वाला बॉन्ड नहीं। हाँ बताओ, बोलने दो। ये जो 10% कहलाता है, इसको हम क्या नाम देते हैं? मुंह से निकलेगा इंटरेस्ट रेट। मुंह से क्या निकलेगा? अब मुंह से ये ना निकालना, इसको हम लोग कहेंगे अब कूपन रेट। कूपन और इंटरेस्ट एक ही चीज है, ठीक। अब तक हम लोग 10% को जानते थे, इंटरेस्ट रेट होता है, जानो वही, लेकिन एक और नाम जान लो, कूपन रेट्स। यहां क्या लिखा है? जीरो कूपन। इसका मतलब, अरे हो तो गया, जीरो कूपन बॉन्ड्स, जीरो कूपन बॉन्ड्स। नहीं बोलो ना, जिस पर इंटरेस्ट रेट क्या हो। अच्छा, हम इसी की बात कर रहे हैं। 100 रुपए का हमने जीरो कूपन बॉन्ड दिया 80 रुपए में, तो डिस्काउंट कितना दिया? 20 रुपए। दिस इज द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन जीरो कूपन बॉन्ड। इस डिस्काउंट को छूट देने की बात बोल रहा है। इस डिस्काउंट के अमाउंट को छूट देने की बात बोल रहा है, डिडक्शन देने की बात बोल रहा है अंडर सेक्शन 36। क्या बुराई है? क्लियर हुआ? अब इस पर आए, बोलो। डीप डिस्काउंट बॉन्ड, इतने डीप में चले जाओ, इतना ज्यादा डीप डिस्काउंट दे दो, 100 रुपए के फेस वैल्यू का बॉन्ड हमें इश्यू हो रहा है 20 रुपए में। इतना डीप डिस्काउंट, इसी को हम कहते हैं डीप डिस्काउंट बॉन्ड। 100 रुपए का बॉन्ड 40 में दे दो, इतना डीप डिस्काउंट, इसी को हम कहते हैं डीप डिस्काउंट बॉन्ड। हम यहाँ इस डिस्काउंट के अमोर्टाइजेशन की बात नहीं कर रहे, हम इसके डिस्काउंट के अमोर्टाइजेशन की बात कर रहे हैं। दोनों के बेसिक डिफरेंस समझ में आए? हम इसको डिस्काउंट देने की बात कर रहे हैं, डिस्काउंट ऑन जीरो कूपन बॉन्ड, न कि डिस्काउंट ऑन डीप डिस्काउंट बॉन्ड। इसका टैक्सेशन अलग तरीके से होता है, टैक्स ट्रीटमेंट, इसका टैक्स ट्रीटमेंट अलग तरीके से होता है। ये फाइनल में पढ़ना है, लेकिन मैं बीच में तुम लोग को हिंट दूंगा, हाउ टू टैक्स ट्रीटमेंट इज टू बी देयर इन रिलेशन टू डीप डिस्काउंट बॉन्ड, ठीक है ना। अभी वो मैटर नहीं है, नहीं तो हम लोग का सेक्शन 36 रह जाएगा। क्लियर ये कर लो कि वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट जीरो कूपन बॉन्ड्स, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड्स। हटाएं अब। पॉइंट नंबर 10, मैंने लाइव स्टॉक खरीदा 50,000 का, जानवर खरीदा, उस लाइव स्टॉक को मैंने अपने बिजनेस में यूज किया और उसके बाद उसकी नहीं डेथ हो गई, बेच दिया नहीं, डेथ हो गई। खरीदा कितने में था और डेथ होने के बाद जाहिर सी बात है जानवरों को बूचड़ खाने में बेच दिया जाता है, मरे हुए जानवरों को। उनकी बोलना नहीं चाहिए, हड्डियां और
चमड़ी अलग की जाती है, उनका यूज़ होता है तुम लोग के लेदर के जूते चप्पल बनाने में, ठीक है ना, ये सब चीज़ों में यूज़ होता है, नहीं होता। हड्डियों का यूज़ होता है दवाओं को बनाने में, ठीक, मतलब उनका मिसलेनियस यूज़ है। तो जब आप उस जानवर, मरे हुए जानवर को बेचते हैं, उनकी कैरकेसेस और स्किन्स वगैरह को सेल करते हैं, तो उससे मिला हमको 15,000। कितना रुपया मिला? कितना रुपया मिला? 15,000। खरीदा कितने में था और सेल करने पर कितना मिला? ऑन डेथ ऑफ दैट एनिमल 15,000। तो एक्चुअल लॉस मेरा कितना हुआ? कहा गया इस लॉस को हम आपको डिडक्शन देंगे अंडर सेक्शन 36 में। इस लॉस का हम आपको डिडक्शन देंगे अंडर सेक्शन 36 में। जब तक वो जानवर जिंदा था आपके लिए यूजफुल था, अब मरने के बाद आपका नुकसान हो गया है। जिस तरह स्टॉक का नुकसान होता है उसी तरह आपका स्टॉक गया, आपको हम डिस्काउंट देंगे। मैं पढ़ देता हूं क्या लिखा है। In respect of animal used for the purpose of business or profession otherwise than as stock in trade, मैंने जानवर बेचने के लिए नहीं खरीदा था, मैंने जानवर अपने बिजनेस में यूज करने के लिए खरीदा था। मैंने जानवर बेचने के लिए नहीं खरीदा था कि मैंने बकरियां खरीद ली, गाय भैंस खरीद ली बेचने के लिए ना, उनको अपने बिजनेस में यूज करने के लिए। एंड हैव डाइड, और उनकी मृत्यु हो गई, और बिकम परमानेंटली यूजलेस फॉर सच पर्पज। हो सकता है कि वो यूजलेस हो गया हो, डेथ ना हुई हो, मेरे लिए किसी काम का नहीं है। द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल कॉस्ट एंड द अमाउंट इफ एनी रियलाइज्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ द कार्कसेस और एनिमल्स, उनकी हड्डी और चमड़ियों को बेच करके या जानवर को बेच करके, अगर जिंदा है तो पूरे जानवर को बेच करके, अगर मर गया है तो उसकी हड्डी और चमड़ियों को बेच करके जो हमें मिलेगा वो उसकी एक्चुअल कॉस्ट से लेस कर दो। जो लॉस अराइज होगा दैट लॉस कैन बी अलाउड एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 36। क्लियर है? सेल ऑफ died animals, loss on sale of died or useless animal, used in business। लॉस कैसे कैलकुलेट करोगे? सेल प्राइस, एक्चुअल कॉस्ट माइनस सेल ऑफ कार्केसेस और एनिमल। अगर जिंदा है तो एनिमल, अगर डेथ हो गई तो कार्केसेस। क्लियर है? कॉस्ट अधिक है, सेल प्राइस कम है, जो लॉस हुआ उसको हम डिडक्शन दे देंगे अंडर सेक्शन 36। बोलते क्यों नहीं? समझ में आया? पॉइंट नंबर 12। सर इतनी लिस्ट याद करनी पड़ेगी? हाँ जी, और याद करना हुआ और भी आसान। जरा देखो ना, 3 तो इंश्योरेंस प्रीमियम हो गए, उसके बाद बोनस और कमीशन हो गया, और 3 तो धड़ल्ले से याद कर लो, ग्रेच्युटी फंड, प्रोविडेंट फंड, सुपरएनुएशन फंड। उसके बाद जानवर के मरने की बात याद कर लो, बैड डेट्स की बात कर लो, जीरो कूपन बॉन्ड्स की बात कर लो, हो गया। अब तक तो इतना ही देखा, बोलो एक और देखते हैं। नहीं दिक्कत है क्या? समझ में तो आया ना? अब घर पे तो भाई प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी भाई। ये ना सोच लेना कि क्लास में ही सब रटा जाए और दिमाग में सेट हो जाए, आपको तो प्रैक्टिस लानी पड़ेगी ना। मालूम है थोड़ा टाइम लगेगा, अच्छा ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर कोई कंपनी एसएससी फैमिली प्लानिंग पर खर्च करे, अगर कोई कंपनी एसएससी
फैमिली प्लानिंग पर खर्च करें, एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग बाय अ कंपनी, तो हम उसको डिडक्शन देंगे। या तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा या तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का 100% डिडक्शन मिल जाता है और कैपिटल नेचर का 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में। सर 12 तो हो गए, अच्छा 11 हुए, ओके। कितने तेज आदमी हो तुम लोग की गिनती इतनी अच्छी है, मैं नहीं मालूम था। देखते हैं कुछ छूटा है क्या। मोस्ट प्रोबेबली शायद कोई एक पॉइंट छूट रहा है। यस, एक मिल गया। इंटरेस्ट ऑन लोन की बात करते हैं और इसके बारे में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे आगे। इंटरेस्ट ऑन लोन, हिले नहीं, इंटरेस्ट ऑन लोन की बात करते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर हमने कोई एसेट लेने के लिए, छोड़ दो, अगर हमने कोई लोन लिया है, अगर हमने कोई लोन लिया है और हम उसका इंटरेस्ट पे ऑफ कर रहे हैं तो उसका डिडक्शन हमें किस सेक्शन में मिलेगा? 36 में। लेकिन बेटा याद रखना, सब्जेक्ट टू सेक्शन 43 बोनस कमीशन बताया था 43B में, इंटरेस्ट ऑन लोन बताया 43B में, प्रोविडेंट फंड बताया 43B में, सुपरएनुएशन फंड बताया और अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड बताया 43 में। ये 5 पॉइंट मैंने बताए इस सेक्शन में। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स STT, जो तुम लोग शेयर डिवेंचर परचेस करते हो तो उस पर STT लगता है ना, उसका डिडक्शन। कॉमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, जब तुम लोग कॉमोडिटी मार्केट में ट्रांजैक्शन करते हो सिक्योरिटी मार्केट के अलावा, तो उसकी डिडक्शन। दैट्स इट। 14 पॉइंट हैं और ये 14 पॉइंट आपको दिमाग में क्या करने हैं? सेट रखने हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन सब्जेक्ट टू सेक्शन 43B, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स एंड कॉमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। याद रहेगा? 2 मिनट देते हैं, एक बार आप लोग पढ़ लें, अगर कोई डाउट है आप उनसे पूछ सकते हैं। बोलो। कंपनी को इसीलिए छूट दी गई है क्योंकि कंपनी, ये बच्चा पूछ रहा है फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर की छूट केवल कंपनी कैसे करेगी? यहाँ कंपनी, अदर देन कंपनियां भी तो कर सकती हैं। एक इंडिविजुअल क्या कंपनी करेगी? नहीं, कंपनी अपने एम्प्लॉयज को अवेयर करेगी। बच्चे दो ही अच्छे। हाँ भाई, अवेयरनेस फैलाना, इसमें खुश होने वाली बात क्या है? हाँ भाई, और इनको इसलिए छूट दी गई है
क्योंकि इनकी ऑडिट हर साल होती है कंपलसरी। बाकी केसेस में ऑडिट कंपल्शन नहीं है, दैट्स व्हाई द बेनिफिट इज स्पेशली गिवन टू अ कंपनी, दैट्स इट। ठीक है, टाटा बोला जाए। कहीं कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। मुझे मालूम है ये लिस्ट बहुत लंबी हो गई। अरे नहीं भाई, 3 इंश्योरेंस हो गए, 3 अप्रूव्ड के प्रोविडेंट फंड ग्रेचुटी हो गए, 6 तो यहीं तैयार हो गए। बैड डेट्स हुआ, बोनस और कमीशन हो गया, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन, कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, जानवरों की बात कर ली, जीरो कूपन बॉन्ड्स की बात कर ली, नियर अबाउट यही तो है। बचे क्या? एक दो पॉइंट मैंने नहीं करवाए हैं LIC GIC स्पेसिफाइड एंटिटी के, छोड़ देंगे आप लोग अभी, जब आएगा तो देखा जाएगा। स्पेशल रिजर्व वगैरह में ट्रांसफ़र करने का फिलहाल हम लोग उस पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। क्लियर है? पक्का याद रहेगा इतना?